आज हम सोशल साइंस के अंतर्गत 7th क्लास में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, अर्थात राज्य शासन कैसे काम करता है। राज्य शासन कैसे काम करता है इसकी जानकारी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है विधायक कौन होता है। विधायक यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसे हम विधायक कहते हैं, और शॉर्ट नेम एमएलए। ठीक, अब ये विधानसभा का एक मेंबर होता है। विधानसभा कहाँ होती है? राज्य में विधानसभा होती है और केंद्र में संसद होती है। इसी प्रकार आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि हमारी जो ये शासन है, शासन के 3 स्तर होते हैं, लेवल ऑफ द गवर्नेंस। अब ये सबसे पहले इस चैप्टर की शुरुआत हम इस प्रकार करते हैं कि पिछले वर्ष हमने यह चर्चा की थी कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और केंद्र स्तर। हमने कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन के कार्यों के बारे में जाना भी था। इस अध्याय में हम जानेंगे कि राज्य स्तर पर शासन कैसे कार्य करता है, लोकतंत्र में राज्य का शासन किस तरह किया जाता है, विधानसभा सदस्यों और मंत्रियों की क्या भूमिका है, लोग शासन के सामने अपने विचार कैसे रखते हैं या किसी कार्य की मांग कैसे करते हैं। हम इन प्रश्नों का विचार करने के लिए इस चैप्टर का सहारा लेंगे। अब इसमें सबसे पहले आती है एक कहानी से इस चैप्टर के स्टार्ट होता है कि जिम्मेदारी किसकी, अर्थात रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन निभाएगा, विधायक या एक तरह से प्रशासनिक तंत्र। अब जैसे कि इसमें एक गांव विशेष की कहानी है जिसमें पानी की समस्या के कारण विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। अब उन रोगों के निदान हेतु कौन जिम्मेवार है, कौन उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेगा। तो इसी अध्याय के अंतर्गत पहला पॉइंट आता है कि यह स्वास्थ्य विभाग की समस्या है या क्षेत्र विशेष में विधायक की समस्या है। तो अब इसमें है विधायक। उपरोक्त भाग में आपने पातालपुरम की एक घटनाओं के बारे में पढ़ा। आप शायद जिलाधीश, चिकित्सा अधिकारी जैसे अधिकारियों के नामों से परिचित भी होंगे, परंतु क्या आपने विधायक और विधानसभा के बारे में सुना है? विधानसभा के सदस्य को विधायक एमएलए कहा जाता है। एमएलए का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, का संक्षिप्त रूप है एमएलए। एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, फिर वे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर यानी कि विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके बाद में आया विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है इसकी जानकारी आप लें। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वह सत्ताधारी दल के हों अथवा विरोधी दल के हों, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। उसी स्थान को हम विधानसभा कहते हैं। अब इसके बाद में हुआ कि यह जो है विधानसभा भारत के हर राज्य में है। हर राज्य में विधानसभा को कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? किसी विधानसभा का वह क्षेत्र जहां से कोई प्रतिनिधि चुना जाता है, उसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है, विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। अब जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? जिस राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत माना जाता है। बहुमत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और जो इसके अलावा विधायक बने वे सब विरोधी दल या विपक्ष के विधायक
एमएलए कहलाएंगे। ये राज्य में होता है। अब जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा समझाया गया कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में विधायकों की संख्या 68 है, क्योंकि निर्वाचन क्षेत्र जो है वहां 68 है, और 68 में आप अपने बुक के अंदर एक इसकी तालिका देख सकते हैं कि वहां पर जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 43 वोट मिले, भारतीय जनता पार्टी को 16 वोट मिले, अन्य राजनीतिक दलों को 3 मिले, और जो निर्दलीय थे, किसी भी पार्टी के नहीं थे, उन्हें 6 दल मिले, 6 सीट मिले। तो विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2003 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या 68 है, 68 है। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को आधे से अधिक यानी कि 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 43 विधायक होने के कारण उसे बहुमत मिल गया और वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए। अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। अब बहुमत यानी कि अभी आपने देखा कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के जो एक निर्वाचन क्षेत्र होता है उसे राज्य को बांट दिया जाता है निर्वाचन क्षेत्रों में। निर्वाचन क्षेत्रों में जिस दल के या पार्टी के लोग आधे से अधिक जीत कर आ जाते हैं तो वो अपना बहुमत सिद्ध कर देते हैं और सरकार बना लेते हैं, जिसे हम सत्ता दल कहते हैं। बाकी बचे हुए सब लोग क्या हो जाते हैं? विरोधी दल हो जाते हैं, अपोजिशन वाले हो जाते हैं। अब एक इसी में आया गठबंधन। अब गठबंधन क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश का ही हम उदाहरण लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में यदि किसी पार्टी विशेष के साथ आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीट प्राप्त नहीं होती तो ऐसी स्थिति में क्या होता, मान लिया वहां पर 68 हैं, 68 सीट्स हैं, तो इनमें क्या है, मान लिया ए पार्टी, ए दल, बी दल, सी दल और डी दल, ए बी सी डी 4 ये हमारी पार्टी हैं। इनको मान लिया 30 मिला, 30 सीट मिली ए को, बी को 20 मिली, इसको 10 मिली और इसको 8 मिली। तो अब इन ऐसी स्थिति है कि इसमें कोई भी अपनी सरकार या बहुमत सिद्ध कोई सी भी पार्टी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि किसी के पास भी हमें आधे से अधिक कितनी चाहिए, यानी कि किसी भी एक पार्टी के पास में 30 वोट सीट चाहिए, 35 सीट चाहिए इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए, तभी हम कोई सरकार बना सकते हैं। लेकिन 35 किसी के पास नहीं है। तो ये क्या करते हैं, इनमें ये जो विधायक बने या कोई पार्टी के लोग आपस में एक समझौता या आपस में एक सेटिंग कर लेते हैं और आपस में मिल जाते हैं। मान लिया ये 30 है, 30 के साथ में ये 8 बन गई, तो ये 38 हो गई, 38 हो गई। और 38 जो है अपना बहुमत सिद्ध कर देगी और ये सत्ता दल बन जाएगी, यानी कि इसका सरकार बन जाएगी। बाकी बी और सी क्या हो गए? विरोधी हो गए। समझ में आ गई? आ गई होगी, आशा करता हूं। अब गठबंधन के बाद में आया विधानसभा में बहस क्यों होनी चाहिए, डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब कोई भी धन विधेयक हो चाहे किसी क्षेत्र विशेष में कोई कार्य कराना होता है, तो जब कार्य कराना होता है तो उसके लिए हमें धन की आवश्यकता होती है। और जब धन हम किस रूप में या कितना खर्च कर सकते हैं किसी समस्या विशेष पर, तो उसके लिए विधानसभा में जो विरोधी दल होता है वो मुख्यमंत्री, यानी कि जो हमारी विधानसभा होती है, जब वहां पर बहस होती है तो उसमें इन सारे ये निर्णय लिए जाते हैं कि इस क्षेत्र में हमें कितना पैसा खर्च करना है, वहां कौन कौन सी सुविधाएं हमें प्रोवाइड करानी हैं, या कौन कौन सी चीजों पर कौन कौन सो
वस्तुओं पर हमें खर्च करना है। इस प्रकार की जब वो एक निर्णय लेते हैं तो निर्णय लेने के बाद पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने होते हैं और उसमें उनके कार्यों की परीक्षण करके ही उस धन को प्रोवाइड किया जाता है। या विधानसभा की बहसों में विधायक अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं, संबंधित विषय पर प्रश्न पूछ सकते हैं या सुझाव दे सकते हैं कि सरकार को इस संबंध में क्या करना चाहिए। सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहे कर सकते हैं। इसके बाद मंत्री प्रश्नों के उत्तर देते हैं और सदन को आश्वस्त करते हैं कि जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्रियों व मुख्यमंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए आदि। इस तरह मुख्य अधिकार उन्हीं का होता है। जैसा कि मैंने अभी समझाया, एक बहस के अंतर्गत आपके ये चित्र बना हुआ है, इसमें विधायक विरोधी पक्ष के क्वेश्चन कर रहे हैं और जो सत्ता में है वो उनके क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं। ये विधायक सामूहिक रूप से सरकार के काम के लिए उत्तरदायी होते हैं। सामान्य भाषा में सरकार शब्द से तात्पर्य शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है जो कि उनके प्रभारी हैं। प्रभारी में जिन पे काम सौंपा हुआ है, इन सब का सामूहिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। सही मायने में तो यही सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कि कार्यपालिका कहलाता है। दूसरी तरफ सारे विधायक जो विधानसभा में एकत्र होते हैं विधायिका कहलाते हैं। विधायिका के रूप में वे सरकार के कार्यकारी हिस्से को काम करने का अधिकार देते हैं और फिर उसके काम की जांच भी करते हैं। जैसा कि आपने पाठ के प्रारंभ में देखा, इन्हीं में से कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब शासन कार्य प्रणाली, शासन कार्य प्रणाली कैसे? केवल विधानसभा में ही शासन की कार्य प्रणाली, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार के कार्यवाही करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बातें करते देखते हैं। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। अब जैसे कि आपने देखा कि शासन प्रणाली में और क्या क्या है, वे लोग जो सत्ता में हैं जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से भी इस विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना। अब विषय पर कानून बनाने का एक कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों को क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए कानून संसद बनाती है। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे। लोकतंत्र में विधायकों, एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुक्त जनता का ही
होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री शासन के विभिन्न विभागों को प्रभारी होते हैं। जैसे एक उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत कराया जाता है। अब जैसे कि आपकी ये चैप्टर में सारी चीजें आई, अब आपने शासन के स्तर शुरू में ही देख लिए। शासन के 3 स्तर हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। वही स्तर हमारे देश, राज्य और लोकलिटी, जो भी जिला स्तर तक के कार्यक्रम होते हैं, संचालन करते हैं। मंत्री बनना, द बिकम ए मिनिस्टर। अब मंत्री कैसे बना जाता है? आपने देखा, जब कोई भी पार्टी बहुमत सिद्ध करती है तो बहुमत सिद्ध करते वक्त वो सभी जो विधायक होते हैं एक अपना नेता चुनते हैं। उस नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। फिर वो मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के अन्य विधायकों में से उनका कार्य देखकर या उनकी एजुकेशन देखकर या उनके ज्ञान का लेवल देखकर, नॉलेज ऑफ वर्क के आधार पे उन्हें विभिन्न प्रकार के विभागों को दे देती है और उन विभागों का उन्हें मंत्री बना दिया जाता है। यह कार्य सत्तारूढ़ दल के अंतर्गत ही किया जाता है। विरोधी पक्ष के कोई भी मंत्री नहीं बनता। धन्यवाद। ये चैप्टर आपका समाप्त हो गया।